हुकूमती सतह पर 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर के सरगोशियां जारी है। इस पर AIUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में आता है वो अपनी किस्मत लेकर खुद आता है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हुकूमत 2 बच्चों की बात करती है, जबकि मोहन भागवत ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की हिंदुओं को हिदायत देते हैं। पहले हुकूमत अपने सतह पर इत्तेफाक राय बना ले, फिर दूसरों को इसका इतलाक करे। छोटा खानदान खुशहाल खानदान के नारे को आसाम हुकूमत अमली जामा पहनाने जा रही है। इसने बढ़ती आबादी पर कंट्रोल करने के समत एक कदम उठाया है। रियासती काबीना ने 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। हुकूमत की इस पॉलिसी पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर बदरुद्दीन अजमल ने रद्द अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि दुनिया में जिन्हें आना है उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ये पॉलिसी पहले इख्तियार की जाती तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। सरकार को बधाई हो, क्योंकि अब आइंदा मेरे हिसाब से सरकार लोगों को ना कोई चीफ मिनिस्टर मिलेगा ना कोई प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर खुद अपने भाई बहनों में 5 नंबर या 6 नंबर पे है मोदी जी। अगर ये 6 नंबर वाला बच्चा या 5 नंबर पैदा नहीं होता तो आज मोदी जी भी पैदा नहीं होते। इसलिए 5-6 बच्चे पैदा होने देना पड़ेगा। इधर हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी वो अपने भाई बहनों में 8 नंबर पे हैं। अगर माँ बाप 2 पे ही बंद कर देते तो ये सर्बानंद सोनोवाल का वजूद भी नहीं आता और चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। बदरुद्दीन अजमल ने मजीद कहा कि एक जानिब RSS चीफ मीटिंगों में 10-10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, जबकि आसाम हुकूमत 2 बच्चों की बात कर रही है। इन्होंने कहा कि पहले ये लोग आपस में तय कर लें कि क्या करना है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि अच्छी तालीम हासिल करें, खुद रोजगार का जरिया तलाश करें और मुल्क के दीगर लोगों को भी नौकरियां फराहम करें। बदरुद्दीन अजमल ने मजीद कहा कि हुकूमत से नौकरी की कोई हमें उम्मीद नहीं है। बीजेपी सरकार जो नागपुर के इशारे पे चलती है, मोहन भागवत साहब मीटिंगों में जाके कहते हैं 8-8 10-10 बच्चे पैदा करो, और इनके सरकार बोलती है 2 बच्चे पैदा करो। पहले आपस में तो ठीक कर लो कितने बच्चे पैदा करना है, समझे कि नहीं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हम लोग को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी की हमको 1 पैसे की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तो अपने बच्चों को लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बनाओ और बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। पूरी दुनिया में अच्छे नौकरी लेके खुद आओ, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, कंपनी खोलो, दुकानें खोलो, मार्केट खोलो, उसमें अपने हिंदू भाइयों को नौकरियां दो ताकि वो भी खुश रहें और आप लोग भी खुश रहें। बदरुद्दीन अजमल ने आसाम हुकूमत की पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि आसाम हुकूमत RSS के इशारे पर चलती है। ख्याल है कि 21 अक्टूबर को आसाम काबीना ने 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी न देने का फैसला किया है। इस फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2021 से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी लीडर प्रमोद स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद स्वामी जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर के मामला उठा रही है आसाम में, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस पॉलिसी को जो है प्रोपगेट करना चाहती है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारी कैबिनेट ने पास किया है जी, और उसमें हमने ये सिद्धांत लिया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद में जिनके 2 बच्चों से ज्यादा है उनको सरकारी सुविधा में सरकारी नौकरी में उनको सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये प्रधानमंत्री महोदय ने भी लाल किले पे कहा था कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भारत के विकास में बाधा है। लेकिन जब भी हम कोई इस तरह का रिफॉर्मेटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की जनसंख्या को नियंत्रण लाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो उसी वक्त न जाने क्यों ये फिरका परस्त जो ताकतें हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करती है, इसमें बदरुद्दीन साहब को क्या आपत्ति हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि हम सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, तो हज में जाते हैं तब तो आप सरकारी सुविधा लेते हैं, और आज क्या ये किस हक से बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। आसाम में बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, और ये कानून कोई हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देख करके हम लेके नहीं आ रहे।
लेकिन ये बदरुद्दीन साहब और ओवैसी साहब जो है हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करते हैं। ये लोकतंत्र के भी शुभ संकेत नहीं है और भारतीय राजनीति के लिए भी ये शुभ संकेत नहीं है। आज इनकी जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है धुबड़ी, वहां पे जो जिस तरह से हमारे जो मुस्लिम भाई और बहनें वहां जीवन यापन कर रहे हैं, कभी कैमरा ले जा करके उनका जीवन भी आप दिखाएं। वहां न चिकित्सा की सुविधा है, ना वहां शिक्षा की सुविधा है। तो ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स है माइनॉरिटीज की, उसको ये सोल्व करने के लिए बात नहीं उठाते। हर वक्त ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आसाम कैसे विकसित होगा, भारत कैसे विकसित होगा। लेकिन जब भी कोई हम इस तरह के रिफॉर्मेटिव मेजर्स उठाने का प्रयास करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की सियासत ये आरंभ कर देते हैं, जो देश के विकास में, आसाम के विकास में, भारत के विकास में बाधा है। ऐसा मेरा मानना है। ठीक। डॉक्टर रफीकुल इस्लाम IUDF के लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर रफीकुल इस्लाम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये पूरी जो पॉलिसी है ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है और ताकि डेवलपमेंट हो सके उसके लिए, लेकिन जिस तरह से इस पर भी सियासत की जा रही है और हिंदू मुस्लिम जो रिलीजियस पॉलिटिक्स इसमें हो रही है वो गलत है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो प्रमोद स्वामी जी बोले हैं जी, सब नौकरी नहीं लेंगे। नौकरी कहाँ दे रहे हो भाई? में मुस्लिम पॉपुलेशन का 34-35%। ये जो चौकीदार से फुट गेट से लेकर ऊपर तक नौकरी है 3-4% है। ये जो 73 साल आजादी के बाद हो गया, जिनको हिस्सा मिलना चाहिए 30-35%, उनको मिला 3-4% नौकरी। आप दे तो कहा? एक बात, पहली बात। दूसरी बात ये रहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल ठीक है, आप ये पार्लियामेंट में लाओ ना भाई बिल। या आसामी के क्यों यहाँ ये पॉलिटिक्स करने के लिए आप थोप रहे हो? वहाँ लाओ, बहस हो, फिर लोग समझे। पहले इकोनॉमिकली लोगों को साउंड करो। आप एजुकेशन लोगों को दो। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास 2-2 बच्चे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है, बेचारा समझदार ज्यादा नहीं है, उनके पास ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। आजमल साहब कौन सा क्या कहा? हमारा जो आसाम के CM है, उनके देखिए कितने भाई बहने हैं। लालू जी बिहार के CM रहे, 10 बच्चे हैं। हमारे एडवाणी के देखिए कितने बच्चे हैं। या हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, वो कितने भाई बहने हैं। तो 10 भाई बहने हो तो वो बिल्कुल बेकार होगा, ऐसी बात भी नहीं है। अगर किसी का 10 बच्चे हो या 5 बच्चे हो, पेरेंट्स अगर अलर्ट है, वो अगर पढ़ा लिखा है, उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मोदी जी बना है। अगर पेरेंट जो अच्छे हो, एजुकेशन दे, 7-8 बच्चे के बाद भी उसका बेटा CM हो सकता है जी। तो ये बीजेपी वाले भ्रम फैलाने के लिए सब बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातें नहीं है। आसाम में थोप रहे हो, दूसरे राज्य में क्यों नहीं हूँ? आसाम में अगर कोई लागू करोगे तो 2 बच्चे के बाद उनको नौकरी नहीं मिलेगा। यूपी में 10 बच्चे के बाद भी नौकरी मिलेगा। महाराष्ट्र में 2 बच्चे के बाद भी नौकरी मिलेगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है। अब झारखंड में अगर 10 बच्चे का बाप होगा उसको नौकरी मिलेगा, आसाम में नहीं मिलेगा। ये कौन सा कानून है? एक ही राष्ट्र है, एक ही कंट्री है। हिम्मत है तो पार्लियामेंट में बिल लाओ, लाके वहाँ बहस करो, वह बातें हो, फिर जरूरत है नहीं है। आप मोदी जी इकोनॉमिकली फेल हो गया, इंडिया का GDP 5% के नीचे आ गया। आप तो सोना बिक्री करके देश चल रहा है, RBI को खाली करके चलाया जा रहा है। ये सब ढाकने के लिए इस तरह के बहाना बना रहे हैं। ये बहाना वाना बीजेपी छोड़ दे। इंडिया के जो अभी इंडस्ट्रीज ताले लग रहे हैं, उसको ताला खोलो भाई। इंडस्ट्री खोलो, एम्प्लॉय जो उनकी विदाई हो रही, छुट्टी हो रही है, उनको रहने की सुविधा कर दो। ये सब चीजें अगर होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। एजुकेशनली अगर कोई फॉरवर्ड होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। इकोनॉमिकली फॉरवर्ड होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। जबरदस्ती थोपने से नहीं होगा। जबरदस्ती थोपने से क्या होगा? लेकिन डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब, आप मानते हैं कि इंडिया में अभी ओवर पॉपुलेशन एक कंसर्न है जो कि डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर रहा है। ऐसे में लोगों को बेहतर से बेहतर जो है सहूलत मिले, उनको बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसे में कुछ ना कुछ इकदाम तो उठाने ही हैं। नहीं, देखिए, फिर आसाम वालों को जल्दबाजी की क्यों डिसीजन ले रहे हो भाई? ये पार्लियामेंट में आने दो, बहस होने दो, बातें आने दो।
जो कम्युनिटी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, आप देखते हैं बहुत सारी इंडिया के कम्युनिटीज है जिनके बच्चे मुसलमान से बहुत ज्यादा है। आप झारखंड उठा के देखिए, आप छत्तीसगढ़ उठा के देखिए, महाराष्ट्र के उन इलाकों, ट्राइबल इलाका उठा के देखिए, मुसलमान से ज्यादा बच्चे उनके पास है। मुसलमान ही क्यों टारगेट है भाई? अब आसाम जो है इसको, पर ये पॉलिसी तो सब पे लागू होती है डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब, अगर ये पॉलिसी लागू होती है आसाम में तो ये तो सब पे ही होगी, इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे डिवाइड हो सकता है? हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे, जिनके पॉलिसी क्या, अब इनको जल्दबाजी क्या, आपने स्टेट को संभाल नहीं पा रहे हैं। एनआरसी का काम अभी खत्म नहीं हुआ, एनआरसी का फाइनल लिस्ट निकला, अभी नोटिफाई नहीं हुआ। ये बांग्लादेश से देखिए, अपने मुल्क के लोगों को ये कह रहे कंट्रोल करेंगे और विदेश से पूरी दुनिया में जितने हिंदू है उनको लाके इंडिया में बताएंगे। भाई 10 करोड़ हिंदू अगर पूरी दुनिया से आ जाते हैं तो इंडिया का क्या हाल होगा? अपने घर के लोगों को तुम खाना नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, प्रमोद जी से इस बारे में पूछते हैं कि जिस तरह से जी बताइए। लोगों को बोल रहे 2 वर्ष से ज्यादा तुमको नहीं बनाना है, थ्रेट कर रहे हैं नौकरी नहीं देना है। भाई यूपी में नौकरी देगा तुम क्यों नहीं दोगे? बिहार में देगा तुम क्यों नहीं दोगे? दिल्ली वाले दे रहे थे, आसाम वाले क्यों नहीं दोगे? अब रहा बांग्लादेश से लाके अभी यहाँ लोग बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया से कहीं से भी हिंदू इंडिया में आ जाए उनको रेड कारपेट बिछा रहा है और घर के लोगों को कंट्रोल कर रहा है, धमका रहा है, थ्रेट कर रहा है। ये सब सही नहीं है। पार्लियामेंट में लाने दीजिए बिल को, उस पर बहस होगी, फिर देखा जाएगा। ये आसाम में जी प्रमोद जी आप जवाब दीजिए, आप बताइए क्या कहना है आपका। देखिए अब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं रहा, ये उत्तर विहीन हो गए। तो इन्होंने कहाँ इकोनॉमी की बात आरंभ कर दी, कहाँ ये कैद की बात आरंभ करने लगे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को बचाने की जो बात कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। ये 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है जो नेहरू जी के समय बना था और जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके ऊपर अगर परसिक्यूशन होता है और वो अगर भारत वर्ष में आते हैं तो उनको 11 वर्ष के बाद नागरिकता दी जाएगी। हम उसमें एक संशोधन लेकर के आना चाहते हैं और हमने 11 वर्ष की अवधि को 6 वर्ष किया और आज का जो बांग्लादेश है वो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान का, तो हमने उसको इसमें शामिल किया। दूसरी बात इन्होंने कही कि आसाम में क्यों लागू करना चाहते हैं। अरे भाई आसाम से शुरुआत हो रही है तो आपको आपत्ति क्या है? तीसरी बात इन्होंने कही मुस्लिमों के लागू है। मैं कहता हूँ मुस्लिमों के लागू नहीं है, सब पे लागू है। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर रेज किया गया है प्रमोद जी वो ये कि एक तरफ जहाँ पर आसाम में ये जो है लागू किया जा रहा है उसको मुस्लिमों के लिहाज से इसलिए भी थ्रेटन माना जा रहा है क्योंकि मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है जहाँ पर वो हिंदुओं को हिदायत देते हुए नजर आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ऐसे में फिर जिस तरह से एनआरसी को लेकर के भी मैं उत्तर दे देता हूँ। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो संघ के चीफ है, तो उनके बयान पर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। संघ के पदाधिकारी जो है उनके बयान पर वो स्पष्टीकरण देंगे, उसके लिए मैं उत्तरदायित्व तो नहीं हूँ। एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात, अगर उसको उस बयान को अगर शामिल करना भी चाहें तो इसमें तो ये जो कानून हम जो लेके आने जा रहे हैं ये तो हिंदुओं पे भी लागू होगा। तो फिर ये तो कोई खाली ऐसा नहीं है कि हिंदू पे लागू नहीं होगा, खाली मुस्लिम पे लागू होगा। तो ये अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर हमारी सरकार प्रयास कर रही है तो मैं तो ये चाहता था कि बदरुद्दीन साहब को इसका स्वागत करना चाहिए कि हाँ भाई जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए और इस तरह का कोई कानून है उसका हम स्वागत करते हैं। ये हमेशा राजनीति क्यों करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति के ऊपर उठ करके आसाम के हित की राजनीति, भारत के हित की राजनीति क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये समझ में मेरे नहीं आ रहा। और जहाँ तक इन्होंने इकोनॉमी की बात उठाई तो अरे आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला, जरा सुन लीजिए, बीच में चटर पटर मत करिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था। अब आप जवाब सुनिए ना मेरा। ठीक है आज भारत विश्व अपनी बात पूरी करिए। शक्ति बन चुका है। आप क्या इकोनॉमी का हमको ज्ञान दे रहे हैं? समझे कि नहीं? आपका जो नेता है वो खुद व्यापारी है, उसको क्या राजनीति से मतलब है? उसको अगर का व्यापार करने दीजिए, व्यापारी आदमी है, उसको क्या राजनीति से उनको लेना देना है? वो परिवारवाद चलाते हैं, बेटे को राजनीति में ले आए, भाई को राजनीति में ले आए। ठीक है डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब, आप प्रमोद जी को पहले अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए, उसके बाद आप अपना पॉइंट रखिए। परिवारवाद नहीं चलेगा यहाँ। ये देश जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट ऑफ नन, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की नीति पे चलेगा। ये तुष्टीकरण की नीति पे देश नहीं चलेगा। तुष्टीकरण की नीति पे भारत नहीं चलेगा। उसको पूरा करो।
जनसंख्या पूरा हम कर रहे हैं। देश की जनता हमें जनादेश दे रही है। आप अभी जीत के आए हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूं। आप जो 9 सीट से जीत के आए हैं, आपको मैं शुभकामना देता हूं। आप भी जनता के हितार्थ में काम करिए ना भैया, आपको कौन रोक रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। आपको मैं शुभकामना देता हूं। रफीक भाई, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी। आप एजुकेशन दीजिए, इकोनॉमिकली लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, इंडस्ट्रीज खोलिए। आसाम में कागज कल नौगांव में बंद है, कठार में बंद है, उसको खोलिए। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को आप नौकरी दीजिए। जो आप विकास की राजनीति करिए, आज आप राष्ट्रवाद की राजनीति करिए, आप राष्ट्र के विकास की राजनीति करिए, आप मुसलमानों के सबका साथ सबका विकास की राजनीति करिए, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपके यहाँ पे साक्षी महाराज बोलते हैं जो 10 बस्ती बनाएगा उसको। अरे छोड़िए ना साक्षी महाराज को, इस कानून का समर्थन करिए ना आप काहे बातों को घुरा फिरा रहे हैं? ये कानून सही है कि नहीं, आप इसमें बोलिए। प्रमोद जी जो इनका पॉइंट भी है, प्रमोद जी जो डॉक्टर रफीकुल इस्लाम का पॉइंट भी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ आसाम में करें, ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर ये होगा कि आसाम के लोगों के पास जो है जिन्होंने 2 बच्चों की पॉलिसी अपनाई। आपकी बात मोहतरमा, आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। एनआरसी का भी काम आसाम से ही आरंभ हुआ और आज हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी इसको सारे देश में करेगी। तो ये आसाम में करेंगे, बाद में देश में लागू होगा, देश में लागू होगा, कहीं लागू नहीं होगा, पूरे देश में ज्यादा पैदा हो रही है। हाँ, पूरे देश में लागू होगा। आसाम से शुरुआत होगी और पूरे देश में लागू होगा। ये वीर लाचित बरफुकन की भूमि को रोको, जहाँ हमने लोगों के ये वीर लाचित उसको नहीं। प्रमोद जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एनआरसी की शुरुआत भी आसाम से हुई, दीगर जगहों पर भी अब उसकी आवाज़ उठ रही है, लेकिन जिस तरह से एनआरसी को लेकर के बातें उठी और बयानात जो सामने आए कि बाकी सभी को एलो होगा और मुसलमानों को नहीं, तो ये सारी चीज़ें ही तो है जिसकी वजह से 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर के भी मुसलमानों में इतना ज़्यादा तशवीश पैदा हो रहा है, इतना कंसर्न पैदा हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें सही से नहीं हो पाई थी। इतने ज़्यादा जो सही डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लिस्ट में नहीं आ पाए थे। यही वजह है कि मुसलमान जो है इसको हिंदू मुस्लिम के तौर पर भी देख रहे हैं। जी प्रमोद जी। जी प्रमोद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने बात उठाई कि एनआरसी भी पहले आसाम में ही लागू हुआ था, लेकिन जिस तरह से वो पूरा प्रोसेस हुआ था उस वजह से ही मुसलमानों में जो है इतनी तशवीश पैदा हुई, और अब जो 2 बच्चों की पॉलिसी की बात हो रही है उसको लेकर के भी इसी वजह से इतनी ज्यादा कंसर्न्स जो है मुसलमानों में पैदा हो रहे हैं। देखिए मोहतरमा, मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी। पहले आसाम में हर कोई किसी को विदेशी बोल करके उसको अपमानित करता था, लेकिन एनआरसी का जो काम हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसमें कुछ खामियां रह गई है, और हमारी पार्टी ने इस बात की डिमांड भी की है कि सीमावर्ती अंचलों में 20% रीवेरिफिकेशन किया जाए और अन्य जगहों में 10% रीवेरिफिकेशन किया जाए। लेकिन अगर ये एनआरसी अपडेट का काम पूरी तरह संपूर्ण हो जाता है तो कम से कम ये जो हर किसी को जो विदेशी कह करके प्रताड़ित और अपमानित किया जाता था उससे मुक्ति मिल जाएगी और एक सही डाटा लोगों के सामने आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आप अपना कैमरा लेकर के मुस्लिम एरिया में जाएं, एनआरसी के प्रकाशित होने से मुसलमान लोग खुश है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मुसलमान लोग खुश है, माइनॉरिटीज लोग खुश है कि भैया ठीक है, ये रोज का झंझट से हमें मुक्ति मिली। कम से कम ये एक प्रोसीड्यूर में आ गया कि भाई कौन देसी है कौन विदेशी है। तो ये एनआरसी की सबने ही इसका स्वागत किया है। हाँ नहीं, बिल्कुल 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, इसमें कुछ त्रुटियां रह गई है। उसी के लिए हमने ये डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट से कि इसका सीमावर्ती अंचलों में 20% रीवेरिफिकेशन किया जाए और अन्य अंचलों में 10% रीवेरिफिकेशन किया जाए। त्रुटियां रहती है। आज हमारे देश में जो इलेक्शन प्रोसेस चलता है उसमें भी कई बार जो है जेन्युइन भारतीय नागरिकों के नाम छूट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा प्रोसेस ही गलत है। जिस तरह तो जहाँ कमी है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, मेरा ठीक है। लेकिन कहीं फिर ऐसा ना हो कि ये जो 2 बच्चों वाली पॉलिसी है इसमें भी ऐसी कमियां देखनी पड़े और मुसलमानों को उस पर भी भुगतना पड़े।
यही कंसर्न है, ये मेजर कंसर्न है यहाँ पे। नहीं इसमें नहीं मोहतरमा, इसमें कैसे नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब जवाब उठाया। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर के आ रहे हैं, जिनके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे उनको सरकारी नौकरी में सुविधा नहीं मिलेगी। ये किसी जाति, धर्म और भाषा और वर्ण के ऊपर लागू नहीं है, सब पे लागू है, 1 नंबर बात। और दूसरी नंबर बात, जब वो डॉक्यूमेंट प्रकाशित सरकार के सामने रखेंगे कि भैया हमारे 2 बच्चे हैं, तो उसको जरूर सरकार जो है उसको सुविधा देगी। वहां थोड़ी लिखा है कि हिंदुओं के 4 बच्चे हैं तो उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, अब मुसलमानों के 2 बच्चे हैं तो उनको नहीं मिलेगी। ये तो नहीं है, तो सब पे लागू है। मोदी जी की तो नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पे हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन ये हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। ये और ओवैसी साहब है, इनको पता नहीं क्या कीड़ा लगा हुआ है कि हर चीज में ये सियासत में, हर चीज में ये हिंदू मुस्लिम लेकर के आ जाते हैं। इनको चढ़ा राष्ट्र हित में भी चिंतन करे, राष्ट्र के बारे में भी सोचे। ये भारत माता है, ये जिस तरह मेरी माता है उस तरह आपकी भी माता है। जरा इसके ऊपर भी आप विचार करिए ना भैया, काहे सब चीज में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप लोग। यही हमारा विरोध है और कोई बात नहीं। ठीक है प्रमोद जी, आप कह रहे हैं बाकी तो मैंने रफीउल इस्लाम को बधाई दी, अभी वो जोनाई से विधायक चुन कर आए हैं। ठीक है प्रमोद जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी को लागू करने में हिंदू मुस्लिम जो है ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरह से जो है अवेयरनेस फैलाई जाएगी? क्योंकि अक्सर जो पॉवर्टी लाइन के बिलो वाले लोग हैं उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो कैसे ये पूरा प्रोसेस हो? क्योंकि बड़े पैमाने पर है, कहीं फिर ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, जो अब कुछ जॉब्स मिलने भी हो सकते हैं, वो कैसे होगा? कहीं क्राइसिस बढ़ ना जाए इस वजह से। नहीं बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। और अवेयरनेस का जब हम कार्यक्रम चलाते हैं तो उसमें मीडिया के भी सहयोग की जरूरत है। और मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो हम आप लोगों से भी आह्वान करते हैं कि अगर हम में कोई कमजोरियां हैं या कोई कमियां हैं या प्रशासन में कोई कमियां हैं, तो आप लोग उसको हमारे सामने लेके आए। निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली सरकार है और हम इस दिशा में मिलजुल करके काम करेंगे। इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से न देख करके इसको आसाम के विकास से, भारत के विकास से जोड़ करके हमको देखना चाहिए। क्योंकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये भारत के विकास में और आसाम के विकास में बाधा है। अगर ऐसे ही पहले ही नौकरियां नहीं है, पहले ही रहने के लिए घर नहीं है, तो ऐसे में अगर जनसंख्या इसी विकराल रूप धारण कर लेगी तो फिर हमारा देश कैसे विकास करेगा? तो इसके ऊपर में कहीं न कहीं से शुरुआत तो करने की आवश्यकता थी। आज आसाम से शुरुआत हुई है, वीर लाचित बरफुकन की भूमि से शुरुआत हुई है। तो हमें आशा है कि भारत के अन्य प्रांत भी जो है, जो आसाम ने जो इस मॉडल को अपनाया है उसका वो लोग भी अनुसरण करेंगे। जी प्रमोद तिवारी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन कंसर्न है हिंदुस्तान में इस वक्त और डेवलपमेंट के लिए इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ऐसे में अभी भी जो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के काफ़ी दिक्कतें जो है लोगों को पेश आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के भी कि इस वक्त के क्राइसिस को किस तरह से निपटाया जा सके, साथ ही साथ मुसलमानों के जो कंसर्न्स हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, उनके पैनिक को किस तरह से दूर किया जाए और अवेयर किया जाए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, बावजूद इसके कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो। प्रमोद जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें यूरोपीय पार्लियामान के अरकान कल जाएंगे कश्मीर। यूरोपीय पार्लियामान के 28 अरकान कश्मीर जाएंगे। वजीर आजम मोदी आज यूरोपीय वफ्द को ब्रीफ करेंगे। कौमी सलामती मुशीर भी यूरोपीय वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। कश्मीर में जारी तरक्की के कामों पर जानकारी फराहम करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल पर यूरोपीय वफ्द को जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें काश्मीर वफ्द को दहशतगर्दों के खतरे से वाकिफ कराया जाएगा। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के खतरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काफी अहम खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, यूरोपीय पार्लियामान के अरकान कश्मीर जा रहे हैं। कल यूरोपीय पार्लियामान के 28 अरकान कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी आज यूरोपीय वफ्द को ब्रीफ करेंगे। कौमी सलामती मुशीर भी यूरोपीय वफ्द को ब्रीफिंग करेंगे। कश्मीर में जारी तरक्की के कामों पर जानकारी फराहम की जाएगी। साथ ही साथ कश्मीर की सूरत हाल पर यूरोपीय वफ्द को जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें यूरोपीय वफ्द को दहशतगर्दों के खतरे से वाकिफ कराया जाएगा।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी समेत किश्तवाड़ में सरगर्म 3 मिलिटेंटों से मुतल्लिक जानकारी देने पर 30 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ये मिलिटेंट खित्ते चिनाब में मिलिटेंसी के अहिया के लिए जिम्मेदार है। वाज़ेह है कि इससे कबल डोडा पुलिस ने भी हिज़्बुल मुजाहिदीन के 2 सरगर्म मिलिटेंटों से मुतल्लिक जानकारी देने पर 15 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। उनके नाम हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद है। जहांगीर सरूरी और उसके 2 साथियों रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सिर हुसैन की जानकारी देने पर 30 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने पोस्टर जारी किए हैं। किश्तवाड़ में कई मकामात पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जानकारी देने वाले की पहचान पोशीदा रखी जाएगी। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल